हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है आज हम समझेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, हम सबको पता है वो मैनेजमेंट जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होता है या फिर वो मैनेजमेंट जो कि ह्यूमन रिसोर्स डायमेंशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस की टेक केयर करता है, या हम कह सकते हैं वर्कफोर्स को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के हायर करने से लेके फायर करने तक का सारा डिसीजन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, जॉब इवैल्यूएशन हम कह सकते हैं, हमारा ग्रीवेंस हैंडलिंग होता है, यूनियन मैनेजमेंट होता है। तो ये सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये भी बताया हुआ है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये भी बताया हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नाउ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम आते हैं। Now, how it is different from human resource management, या फिर ये डिफरेंट क्यों है? देखो, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस अगर हमारा जो बिजनेस है वो एक ही कंट्री तक लिमिटेड है तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं उनके हम कह सकते हैं बहुत हद तक उनकी जो अपब्रिंगिंग है, कल्चरल थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट वो जो डिफरेंसेस होते हैं इतने बड़े नहीं होते हैं। वो एक दूसरे को लोग के डिफरेंसेस को भी पता होता है लोगों को, तो इट इज वेरी इजी टू मैनेज फॉर द मैनेजमेंट फॉर द पीपल ऑफ वन कंट्री। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आप सोचो कि एक कंट्री है, अब दूसरे कंट्री में जब एक बिजनेस मान लो कि एक मल्टीनेशनल, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड है। तो इसलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टेरिटोरियल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेशनल लोकेशंस पे मतलब एमएनसीज का ट्रेंड है तो डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस होते हैं। नाउ इसमें हमारी जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ता है, विच मीन्स की देयर आर वेरियस वेरिएशंस इन द मैनेजमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है जो इंडिया की कंपनी है, अगर वो कल को किसी और ग्लोब की किसी और कंट्री पे जाती है, वहां पे वो अपना एक सब्सिडरी बनाती है या हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफिस बनाती है, तो खोलती है, ठीक है। तो वहां पे उसके पास सबसे पहले क्या चैलेंजेस है, भाई एम्प्लॉयज तो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहाँ से आएंगे ना, ऑप्शंस आर देयर। जिस कंट्री में वहां पे हम गए हैं वहां के एम्प्लॉयज को हायर कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि हम भाई अपनी कंट्री में जितने भी की डिजिग्नेशंस हैं, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिजिग्नेशंस हैं, अपनी कंट्री से लोगों को लाएं और यहाँ पे उनको सेटल डाउन करें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है भाई जिसकी कैपेबिलिटीज है उनको हम हायर कर लेते हैं और अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज, और नाउ डिफरेंट लोकेशंस पे आ गए, डिफरेंट हमने मान लो एम्प्लॉयज भी हायर करने के लिए डिसीजन ले लिया। अगेन हमने कहा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी डिफरेंट कंट्रीज के हमारे हो सकते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के होंगे। लाइक हमारा जो वर्क कल्चर होगा वो भी हमारा क्या होगा, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होंगे, बिकॉज सबकी अपब्रिंगिंगनेस, सबकी वैल्यू सिस्टम, परसेप्शन सिस्टम, इसके अलावा हम कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत डिफरेंट होता है। तो उन सारे लोगों को मैनेज करना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम सिर्फ स्किल्स मैनेज नहीं करते, बिहेवियर को, एटीट्यूड को, साइकोलॉजी को मैनेज करते हैं, तो उसको भी मैनेज करते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्री में ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत अलग हो जाता है और बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो जो बहुत सारे डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो हम आज उनमें से कुछ पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स अपना आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। Now, international human resource management is concerned about managing human resources at multinational companies, and it involves managing three types of employees, namely parent country nation। parent country nation वो होता है जिस कंट्री की वो कंपनी होती है या जिस कंट्री में उस कंपनी का ओरिजिन है, ठीक है ना। दूसरा होता है होस्ट कंट्री नेशन। होस्ट कंट्री नेशंस मींस जिस डेस्टिनेशन में वो जाके अपना न्यू बिजनेस सेटअप स्टार्ट
करना चाहती है। ठीक है, हमने जो एग्जांपल लिया था, इंडिया की कंपनी है तो पेरेंट कंट्री इंडिया हो गई, होस्ट कंट्री अमेरिका में जाके वो बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो वो अमेरिका होस्ट कंट्री हो गई। एंड थर्ड कंट्री नेशन होता है, विच मीन्स कि इन दोनों से अलग तीसरे कंट्री के, अगर मान लो हम ना इंडिया का एम्प्लॉय है ना अमेरिका का एम्प्लॉय है, हम जापान के एक एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज थर्ड कंट्री नेशंस। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अब आप सोचो ये 3 डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे होंगे, उन सबको मैनेज करना, उन सबके बिहेवियर सिस्टम अलग होगा, कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, उन सबके इवन उनके जो फेस्टिवल्स होंगे, छुट्टियां ही सोच लो कि किस किस तरह से उनको छुट्टियां मैनेज करनी होगी, क्योंकि पेरेंट कंट्री में अलग छुट्टियां हैं, होस्ट कंट्री में अलग त्योहार मनाए जाते हैं और थर्ड कंट्री में अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो उन सबको मैनेज करना भी कितना डिफिकल्ट होगा। एक बहुत छोटी सी चीज हम लेते हैं तो सोचो ना, स्टाफिंग अप्रोचेस क्या क्या हो सकती है। ना पहला है हमारा इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। दीज 3, ये हमारे 3 अप्रोचेस हो सकते हैं जब हम हायरिंग करने जाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हायर कर रहे होते हैं। पहला इथनोसेंट्रिक क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड एट होम। जो हमारे सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजीज बनाने से लेके जितने भी डिसीजंस होते हैं, दैट इज टेकन केयर मेड एट हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में लिए जाते हैं, मतलब जो पेरेंट कंट्री नेशन है वहां पे लिए जाते हैं। लिमिटेड सब्सिडरी ऑटोनॉमी, जो हमारी सब्सिडरी होती है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी या फ्रीडम नहीं होती है, वो उसी तरीके से चल रही होती है जैसे कि पेरेंट नेशन चाहती है उसको चलने के लिए, या वो जो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है उसके अकॉर्डिंगली ही उसे काम करना होता है। की पोजीशंस इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ऑपरेशंस आर हेल्ड बाय हेडक्वार्टर्स पर्सनल्स। पेरेंट कंट्री नेशंस मैनेज सब्सिडरीज, व्हिच मींस जितने भी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस हैं वो सारे किसके द्वारा भरे जाते हैं, कौन से एम्प्लॉयज को उसमें रखा जाता है, वो सारे पेरेंट कंट्री से वो लोग एम्प्लॉयज लाते हैं उन इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस के लिए और वहां पे उनको सेटअप करते हैं। तो दिस इज ऑल कि हमारा जो पेरेंट कंट्री है वो उसी की तरह वो क्या कर रहा है कि उसकी डोमिनेशन है, वो जैसा चाहता है उस सब्सिडरी कंपनी में इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है। पेरेंट कंट्री जैसा चाहता है, पेरेंट कंट्री जो हेडक्वार्टर है वो जैसा चाहता है उस ऑर्गेनाइजेशन को वैसे अपने हिसाब से चलाता है और सारी स्ट्रेटेजीज, रूल्स, रेगुलेशंस जो होते हैं वो हेडक्वार्टर से चलाए जाते हैं। ठीक है, होम कंट्री पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर लाइकली टू बी यूज्ड इन द सब्सिडरीज। जो होम कंट्री पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस भी होम कंट्री बनाता है, या होम कंट्री में जो home country policies and practices are likely to be used in the subsidiaries also, and the cultural and the organization tries to replicate the corporate culture. जिस तरह का कल्चर हमारी हेडक्वार्टर्स में अप्लाइड है उसी तरह का, विच मीन्स कि वो लोग जाके फॉरेन डेस्टिनेशन में अपना काम तो शुरू कर रहे हैं, बट दे वांट एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द, हमारा जो हेड ऑफिस है जो एक स्पेसिफाइड कंट्री में, जो पेरेंट कंट्री में है, वही सारी चीजें डिक्टेट करता है अपने इथनोसेंट्रिक अप्रोच में। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो इथनोसेंट्रिक अप्रोच में एक हम फॉरेन डेस्टिनेशन में जाते हैं, वहां पे अपना एक सब्सिडरी बनाते हैं जिसको बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते हैं, हेडक्वार्टर उसे पूरी तरीके से मैनेज करता है और जितने भी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस होते हैं वो भी सारे हेडक्वार्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस होते हैं उसमें जो की पोजीशंस होती है वहां पर भी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पेरेंट कंट्री से ले जाया जाता है, जिस कंट्री के ओरिजिन की वो कंपनी है वहां से ले जाया जाता है और उनको वहां पे प्लेस किया जाता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जिस तरह का कल्चर हमारे इन हेडक्वार्टर्स में है या जो पेरेंट कंट्री में है, जिस तरह का कल्चर अप्लाई किया जाता है, सेम तरह का वो वहां पे उसी का एक रिप्लिका, हम कहते हैं कि सेम उसी की एक शेडो टाइप का वहां पे बनाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज इथनोसेंट्रिक अप्रोच, दिस कैन बी द फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, सेकेंड अप्रोच हमारी होती है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच इज ईच सब्सिडरी इज अ डिस्टिंक्ट नेशनल एंटिटी विद सम डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। जो हम सब्सिडरी बनाते हैं अपना न्यू कंट्री में, वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करता है एंड डिसीजन मेकिंग और बहुत हद तक उनको डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी होती है, डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं।
ठीक है। होस्ट कंट्री नेशंस विल यूजुअली फिल मैनेजमेंट पोजीशंस, और जो होस्ट कंट्री नेशंस होते हैं, जिस कंट्री में जाके हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है, एम्प्लॉयज भी जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन होते हैं वो भी उन्हीं के द्वारा फिलअप की जाती है। होस्ट कंट्री नेशंस मैनेजेस सब्सिडरीज हु आर शेल्ड एंड प्रमोटेड टू हेडक्वार्टर पोजीशंस। जो होस्ट कंट्री नेशंस होते हैं वही क्या करते हैं, उस सब्सिडरी को चलाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको प्रमोट किया जाता है हेडक्वार्टर में। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं अपने सब्सिडरी में, तो उनको हेडक्वार्टर्स भी प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। पेरेंट कंट्री नेशंस आर रेयरली ट्रांसफर टू सब्सिडरी पोजीशंस, और जो पेरेंट कंट्री की जो नेशंस होते हैं या पेरेंट कंट्री के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको रेयरली वहां पे ट्रांसफर किया जाता है, उनको वहां पे नहीं ले जाया जाता है। एंड फ्यूअर लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, फ्यूअर लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जिस कंट्री में हम गए हैं वहीं के लोगों को हायर किया है, वहीं के लोग मैनेजमेंट पोजीशन में भी है, तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, उसी कंट्री की नेशंस के ज्यादातर लोग होते हैं। दैट इज व्हाई वी से फ्यूअर लैंग्वेज बोली जाती है एंड कल्चरल बैरियर्स भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। जियोसेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच हमारी क्या है, लुक्स फॉर द बेस्ट पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। हम इसमें नेशनैलिटी पे के हिसाब से भेदभाव नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमें उस डेजिग्नेशन के हिसाब से, उस पोजीशन के हिसाब से बेस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन लगता है उसको हम हायर करते हैं। मैनेजर्स यूजुअली हैव प्रीवियस इंटरनेशनल मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस, हम उस तरह के लोगों को हायर करते हैं जिनके पास पहले से इंटरनेशनल मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस है, एंड हैज अ मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन द पेरेंट कंट्री एंड इट्स सब्सिडरीज, which means कि they have or they are already experienced in international, this हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स, तो उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कैसे पेरेंट कंट्री एंड सब्सिडरी दिस कंट्री को कोलैबोरेट करना है, उनको कैसे एक साथ करना है। तो इन दिस वे इसमें हम किसके लिए देखते हैं, इसमें हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, क्या हम किस चीज के बेसिस पे, नेशनल कंट्री या होस्ट कंट्री के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, पेरेंट कंट्री या होस्ट कंट्री के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कैपेबल पर्सन को छोड़ते हैं, चूज करते हैं जिसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है, जो डिफरेंट लोग कंट्रीज को मैनेज कर सकता है, उस तरह के लोग को हायर करते हैं इस जियोसेंट्रिक अप्रोच। नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टाफ। पेरेंट कंट्री नेशंस आर एम्प्लॉयज फ्रॉम द कंट्री इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड। जिस कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन बेस करती है या हेडक्वार्टर को हम कहते हैं पेरेंट कंट्री नेशंस। होस्ट कंट्री नेशंस आर एम्प्लॉयज फ्रॉम द कंट्री इन विच द सब्सिडरी इज बेस्ड। जहाँ पे जाके हमने अपना बिजनेस खोला है, जिस न्यू कंट्री में जाके हमने अपना बिजनेस हम कह सकते हैं कि अपने बिजनेस की सब्सिडरी खोली है, उस कंट्री को हम कहते हैं होस्ट कंट्री नेशंस। और थर्ड कंट्री होता है आर एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन अ डिफरेंट कंट्री, जो ना कि पेरेंट कंट्री से है ना कि होस्ट कंट्री से है, वो किसी तीसरी कंट्री से होते हैं, उसे हम कहते हैं थर्ड कंट्री नेशंस। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो बड़े बड़े डिफरेंसेस है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेशनल लेवल पे काम करता है, एक ही कंट्री के लोग उसमें काम करते हैं, तो उनको मैनेज करना इज मोर इजी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स एक ही कंपनी में डिफरेंट कंट्रीज के लोग काम करते हैं, तो उनको मैनेज करना इस काफी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे कल्चरल बैरियर्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट बैरियर्स हम कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, पॉलिटिकल बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिससे कि उस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना इज नॉट इजी। कंसर्न विद मैनेजिंग एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू वन नेशन। डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज एक नेशन के होते हैं। कंसर्न विद मैनेजिंग एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू मेनी नेशंस। कंसर्न विद मैनेजिंग एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू मेनी नेशंस, व्हिच मींस बहुत सारे कंट्री, पेरेंट कंट्री, होस्ट कंट्री एंड थर्ड कंट्री तीनों हो सकते हैं।
तो उनको मैनेज करना इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट होगा। कंसर्न मैनेजिंग लिमिटेड नंबर ऑफ HRM एक्टिविटीज एट नेशनल लेवल। यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो भी काफी हद तक लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने आप सारी मैनेजमेंट कर देते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मान लो कि हमारा जो एक एम्प्लॉय concerned with managing additional activities such as expatriate management. Now, concerned with managing additional activities का पहले तो मतलब ये है कि सिर्फ एम्प्लॉयज को मैनेज करने से के अलावा और बहुत सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ता है। मान लो कि एक एम्प्लॉय है जिसको हम पेरेंट कंट्री से लेके जा रहे हैं एक होस्ट कंट्री में, उसके वहां पे उसको यहाँ से लेके जाना, वहां पे उसको सेटल डाउन करना, उसके फैमिली में से उसके अगर मान लो स्पाउस है, बच्चे हैं, उनको कैसे सेटल डाउन करना है। इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी जो कंसर्न होता है वो भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो अगर हम एक एम्प्लॉय को लेके गए हैं तो हमें उसकी और उसके फैमिली की, उसको कहाँ पे सेटल डाउन करना है, कैसे सेटल डाउन करना है, पे स्ट्रक्चर अगेन जो इंडिया में उसका पे स्ट्रक्चर होगा इट वुड बी डिफरेंट, फॉरेन डेस्टिनेशन में डिफरेंट होगा। एंड जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उस प्रोजेक्ट से उसको वापस लाने का जिम्मा एंड उसके फैमिली को अगेन वापस लाने का जिम्मा, जिसको हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं। एक्सपेट्रिएट मींस जिन लोगों को हम फॉरेन डेस्टिनेशन में लेके गए हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, किसी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन हम उनको वापस लाते हैं, देन अगेन उसको अपने कंट्री में सेटल डाउन करना, तो इसे हम एक्सपेट्रिएट मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको सोचे तो कितना मुश्किल काम हो जाता है और कितना वाइड, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कितना ज्यादा बढ़ जाता है मैनेजमेंट। लेस कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लेस इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड काफी कम कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज ये इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे जितने होते हैं वो, जैसे हमने कहा, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयज इन वन और द अदर वे सेम होते हैं, ठीक है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज इट इज फिक्स्ड heavily by external factors such as cultural distances, international institutional factors। तो ये जो हमारा होता है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। थिंक अबाउट इट फ्रॉम दीज बहुत छोटे से एग्जांपल्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचना तो लगेगा कि कितना डिफरेंट होता है या कितना कॉम्प्लिकेटेड। पहला एग्जांपल कि मान लो एक डोमेस्टिक कंट्री है जहाँ पे कि हमने डिफरेंट, मान लो कि एक इंडिविजुअल नॉर्थ से है, दूसरा साउथ से है, दूसरा तीसरा कश्मीर से है। तो अगर मान लो उनको एक जगह पे सेटल डाउन करना है तो इट वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कश्मीर से अगर एक इंडिविजुअल आ रहा है, उसको डेली में स्टे डाउन करवाना है, उसको वहाँ पे HRA की फैसिलिटी देनी है, तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा एक दिस कंपनी के लिए। या फिर कोई साउथ से आ रहा है, उसको एक डेस्टिनेशन में सेटल डाउन करना, तो या फिर उसके फैमिली को सेटल डाउन करना, उसके बच्चों की स्कूलिंग के लिए देखना, इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट यही सिचुएशन अगर हम इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखें कि एक एम्प्लॉय को इस एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री पे जाना, वहां पे उसको सेटल डाउन करना, उसके से स्पाउस को सेटल डाउन करना, उसके बच्चों के लिए स्कूलिंग देखना, वो सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर टेकिंग वन एम्प्लॉय टू द फॉरेन डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो वो सारी चीजों को सेटल डाउन करना वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। एक होस्ट कंट्री में से एक पेरेंट कंट्री में जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा जब न्यू डेस्टिनेशन में जाते हैं, बिकॉज एक्सपेंडिचर जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। तो उस वजह से उस वहां पे जो पे स्ट्रक्चर होगा दैट इज डिफरेंट। एंड देन अगेन हमने कहा कि मान लो तीसरा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, छुट्टियों का ही एग्जांपल ले लो। एक कंट्री है वो फॉरेन डेस्टिनेशन में अगर उसका बिजनेस है तो एक होस्ट कंट्री के वहां पे, क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज होंगे होस्ट कंट्री के भी होंगे, पेरेंट कंट्री के भी होंगे एंड थर्ड कंट्री के भी होंगे, वहां पे अगर वो छुट्टियों से एनुअल हॉलीडेज होते हैं ना उसको वो देखे तो वो कहाँ के हॉलीडेज को या किस हिसाब से वो हॉलीडेज को मैनेज करेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जहाँ जिस कंट्री में वहां के हॉलीडेज को कंसिडर ही ना करे, सिर्फ पेरेंट कंट्री के ही छुट्टियों को कंसिडर करे। तो इमेजिन करो कैसे कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छुट्टियां भी जो
एनुअल डिसाइड करती है वो किस बेसिस पे करे। सारी छुट्टियां तो नहीं कर सकती कि सारी इंडिया की छुट्टियां भी कर दे और सारी फॉरेन डेस्टिनेशन वाली छुट्टियां भी कर दे, तो वो सारी चीजें मैनेज करना इज नॉट ईजी। That is why we say international human resource management is very complex as compared to this domestic human resource management. So hopefully you would have understood it properly, and if you like the video then please subscribe and share, and also write your feedback so that we can work on it. Okay. Thank you for watching. Thank you for giving your precious time.